नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 13। मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है कि देश की सभी परीक्षाओं में आता है, चाहे आप स्टेट का कोई भी पीसीएस दे लो, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान में निकलने वाली ईओआरओ की भर्ती, एसएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम, कोई भी एग्जाम, तो उन सभी में मूल अधिकार आता है। और मूल अधिकारों का प्रावधान भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक स्थित है। अब इसमें जो अनुच्छेद 13 है वो हमारी आज की क्लास है। इससे पहले हम अनुच्छेद 12 है वो क्लास ले चुके हैं। चलिए 13 देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेक्निकल ये अनुच्छेद है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखो अनुच्छेद 13 में क्या प्रावधान है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित प्रावधान। सरल भाषा में समझिए, दो की पॉइंट आए यहां पर। मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित प्रावधान, मतलब ऐसी विधि या ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, मतलब उनको काट रहे हैं, या उनका अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब उनमें कटौती कर रहे हैं, उनको क्रॉस कर रहे हैं, उन विधि या कानूनों से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं? अनुच्छेद 13 में दे रखे हैं। और इनमें प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान ये है कि ऐसी कोई भी विधि या ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों में कटौती करेगा या उनका अल्पीकरण करेगा, तो न्यायालय उसको अवैध घोषित कर देगा और उसको रद्द कर देगा। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है न्यायालय की, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के अंतर्गत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ऐसी कोई भी विधि या ऐसा कोई भी कानून जो कि भले ही राज्य के विधानमंडलों ने बनाया है, चाहे केंद्र में संसद ने बनाया है, अगर वो मूल अधिकारों में कटौती कर रहा है या मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस कानून को रद्द कर देंगे, अवैध घोषित कर देंगे। ठीक है, अब एक शब्द आया कि ऐसी कोई भी विधि या कानून जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे या उनसे असंगत है, वह रद्द हो जाएगा। अब यहां विधि या कानून में क्या आता है वो देखिए। देखो, विधि या कानून में कुछ स्थायी विधियां आती हैं, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि। तो संसद और राज्य विधानमंडल जो कानून बनाते हैं वो स्थायी विधि होते हैं या स्थायी कानून होते हैं, वो भी इस विधि की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। दूसरा, राज्यपाल व राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो भी उस विधि की परिभाषा में शामिल है। तीसरा, विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा, समाज की ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा जो कि विधि के बराबर बल या पावर रखती है, समाज में उसका उतना ही प्रभाव है, वो भी इस विधि के अंतर्गत आ रही है। मतलब वो भी अगर मूल अधिकारों से असंगत है तो वो भी रद्द हो जाएगी। चौथा, एक शब्द है प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान। इसको समझो पहले तो। प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? देखो, देश के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? व्यवस्थापिका के पास होती है। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या है? उस व्यवस्थापिका के द्वारा बने हुए कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करना। ठीक है, तो कानून निर्माण का कार्य किसका हुआ? व्यवस्थापिका का। लेकिन जब व्यवस्थापिका अपने कानून निर्माण के कार्य को प्रत्यायोजित कर देती है या डेलीगेट कर देती है कार्यपालिका के लिए, मतलब कानून का सिर्फ एक ड्राफ्ट बना देती है और उस कानून के अंतर्गत जितने भी रूल्स, सब रूल्स, जो बाकी की चीज होती हैं, उनको सौंप देती है वो कार्यपालिका को, तो इसको बोलते हैं प्रत्यायोजित। विधायिका ने अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित कर दिया, डेलीगेट कर दिया कार्यपालिका के लिए। तो इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करके अगर कार्यपालिका कोई भी अधिसूचना जारी करती है, अध्यादेश जारी करती है, आदेश जारी करती है, उपविधि बनाती है, नियम बनाती है, विनियम बनाती है, ये सारी चीजें भी विधि के अंतर्गत आएंगे। तो वह विधि जो कि अनुच्छेद 13 में निहित है, विधि या कानून कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण या उससे असंगत अगर होता है तो न्यायालय रद्द कर देगा, उस विधि में ये चारों चीज आती हैं: स्थायी विधि, अस्थायी विधि, आपके प्रत्यायोजित विधान और रूढ़ी या प्रथा। इन चारों में से कोई भी बात अगर मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर रही है या उनसे असंगत हो रही है तो न्यायालय उसको रद्द कर देगा।
अब इस अनुच्छेद 13 के दो पार्ट हैं। एक है अनुच्छेद 13(1). 13(1) संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित है। संविधान पूर्व की विधि का मतलब होता है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ है उससे पहले वाली विधियां। जैसे मान लो कोई विधि बन गई है कोई विधि बन गई है 28 जनवरी 1948 को, मतलब संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, तो उससे पहले जो भी विधियां बन गई हैं वो विधियां या वो कानून संविधान लागू होने के बाद भी चलते रहे हैं और 26 जनवरी 1950 से पहले तक तो वो चल ही रहे थे। तो अनुच्छेद 13(1) संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित है कि ऐसी विधियां या ऐसे कानून जो कि संविधान लागू होने से पहले अगर बने हुए हैं उनका प्रावधान 13(1) के अंतर्गत है। तो अगर ऐसा कोई भी विधि या ऐसी कोई भी कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले बना है, वो अगर 26 जनवरी 1950 मतलब संविधान लागू होने के बाद भी अगर चल रहा है, तो संविधान लागू होने के बाद की विधियों से, अगर संविधान की विधियों से वह टकराता है तो पहले वाला कानून या पहले वाली विधि रद्द हो जाएगी। मतलब संविधान लागू होने के बाद वाली विधि पहले वाली विधि को ढक देगी या उसको आच्छादित कर देगी। मतलब मानी कौन सी जाएगी? संविधान लागू होने के बाद की, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद की। तो मूल अधिकार कौन सी विधि है? मूल अधिकार कब से प्रभावी है? 26 जनवरी 1950 के बाद से प्रभावी है। तो 13(1) ये कहता है कि अगर संविधान पूर्व की कोई विधि या कोई कानून अगर संविधान लागू होने के बाद की विधि से टकराता है, तो मूल अधिकार संविधान लागू होने से बाद की तो है, अगर उससे टकराता है तो मूल अधिकार ही प्रभावी होगा, पहले की विधियां या पहले का जो कानून है वो आच्छादित हो जाएगा या ढक जाएगा, या सरल भाषा में कहें तो रद्द हो जाएगा। इसको क्या बोला गया? इसको आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत कहा गया। आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत कहा गया। 13 अनुच्छेद किससे संबंधित है? ऐसी कोई भी विधि है, ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों को कटौती कर रहा है उसको न्यायालय रद्द कर देगा। अब वो विधि या वो कानून जो मूल अधिकारों में कटौती करते हैं वो दो प्रकार के। कुछ कानून तो ऐसे हैं जो संविधान लागू होने से पहले ही बन गए, तो संविधान पूर्व की विधियां कहलाई, उनसे संबंधित प्रावधान 13(1) में। और कुछ कानून ऐसे हैं जो संविधान लागू होने के बाद में बन चुके हैं या आगे बनेंगे, लेकिन संविधान लागू होने के पश्चात, तो इसको संविधान पश्चात की विधियां बोला गया। इनका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 13(2) में। दोनों ही प्रकार की विधियां, चाहे संविधान लागू होने से पूर्व की चाहे संविधान लागू होने से पश्चात की, अगर ये मूल अधिकारों में कटौती करेंगी तो ये उस सीमा तक अवैध घोषित कर दी जाएंगी न्यायालय के द्वारा। तो संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 13(1). ये क्या कहता है? संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित कि संविधान पूर्व की ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों में कटौती कर रही है या उनका हनन कर रही है, न्यायालय उसको रद्द कर देगा। मतलब संविधान पूर्व की विधि अगर संविधान पश्चात की विधि से टकराएगी तो वह संविधान पश्चात की विधियों के द्वारा ढक दी जाएगी या आच्छादित हो जाएगी। इसको ही बोला गया है आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, मूल अधिकारों से संबंधित आच्छादन का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है? 13(1) में। मूल अधिकारों से संबंधित ग्रहण का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है? 13(1) में। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 13(1) में। अच्छा, एक खास बात और, ये जो अनुच्छेद 13(1) है यह भूतलक्षी नहीं है। कैसा है? भविष्यलक्षी प्रभावी सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है वो समझो। जैसे मान लो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और संविधान पूर्व की अगर कोई विधि बनी है 10 जनवरी 1948 को, तो ये विधि 10 जनवरी 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक तो इस विधि पे कोई प्रभाव नहीं है, आराम से चलती रहेगी। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद अगर यह विधि मूल अधिकार से टकरा रही है तो फिर क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 13(1) भूतलक्षी नहीं है। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले की, मतलब भूतकाल की जो घटनाएं हैं उन पे प्रभावी नहीं है। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर पहले का कानून मूल अधिकारों से टकरा रहा है तो फिर उसको रद्द करेगा ये। तो यह भूतलक्षी नहीं है, फिर कैसा है? भविष्यलक्षी प्रभावी सिद्धांत है।
एग्जामिनर यहीं पे सवाल पकड़ लेगा। आजकल अप्लाइड पेपर आ रहे हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर गौर करें। पहला पॉइंट, संविधान पूर्व की विधियां भूतलक्षी प्रभाव रखती हैं। ऐसे 3 सेंटेंस देगा, फिर कहेगा सही और गलत कथन का चयन करें। तो क्या संविधान पूर्व की विधियां जो कि अनुच्छेद 13(1) में दे रखी हैं वो भूतलक्षी प्रभाव रखती हैं? ना। वो कैसा प्रभाव रखती हैं? भविष्यलक्षी प्रभाव रखती हैं। यहां भूतलक्षी का मतलब है 26 जनवरी 1950 से पहले यह 13(1) लागू नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 से पहले वो जो पहले बनी वाली विधियां हैं वो कैसे भी अपना काम करें, 13(1) उनको रद्द नहीं करेगा। तो फिर 13(1) क्या काम करेगा? अगर पहले वाली विधियां 26 जनवरी 1950 के बाद अगर मूल अधिकारों में कटौती कर रही हैं तो अब 13(1) अपना काम करेगा, अब उसको खत्म कर देगा, रद्द कर देगा। तो भूतलक्षी नहीं है, भविष्यलक्षी प्रभावी सिद्धांत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13(1) संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित, मतलब संविधान पूर्व की ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों में कटौती कर रही हैं, हनन कर रही हैं, न्यायालय उनको रद्द कर देगा। 13(2) क्या कह रहा है भाई? 13(2) संविधान पश्चात की विधियों से संबंधित है। तो संविधान पश्चात की विधि मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी विधि या कोई भी कानून जो संसद के द्वारा बनाया गया है या राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है, ये उन पर लागू हो रहा है। 13(2) अप्रत्यक्ष रूप से यही न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है। न्यायिक पुनरावलोकन अप्रत्यक्ष रूप से यही है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायपालिका की वह शक्ति जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून, संसद मतलब व्यवस्थापिका, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रांत की हो, उसके द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेश, इन दोनों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हुए बनाए जाते हैं कानून, चाहे केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद हो चाहे राज्य की व्यवस्थापिका प्रांतीय विधानमंडल हो, और उनको लागू करने में अगर केंद्रीय या प्रांतीय कोई सी भी कार्यपालिका अगर संविधान का उल्लंघन करती है तो न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा उसको रद्द कर देगा। इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अप्रत्यक्ष प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 13(2) में, जो कि संविधान पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसका मतलब क्या है? संविधान पश्चात मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई भी विधि बनाई जाती है या उस विधि को लागू करने में कार्यपालिका के द्वारा कोई भी आदेश दिया जाता है और अगर वह मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर रहा है या उनसे असंगत है तो उसको न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा रद्द कर देगा। यह है आपका अनुच्छेद 13। अब यहां एक और लंबी डिबेट स्टार्ट होगी कि क्या सभी प्रकार के कानूनों पर यह लागू है या संविधान संशोधनों, मतलब सभी प्रकार के कानून मतलब चाहे साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के तहत बने हुए कानून और संविधान संशोधन सभी, या सिर्फ साधारण कानून पे लागू है, संविधान संशोधन पर नहीं। ये एक लंबी डिबेट है जो हमारे अगले वीडियो में आएगी। तो इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी में आप टॉप लेवल कंसेप्ट प्राप्त करने के लिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस को अभी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।